ये कल का होमवर्क था, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है ये कल का क्या था, कल का ये होमवर्क था। ठीक, आज यहीं से शुरू करेंगे। प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। छोटा नागपुर पठार है, अमरकंटक है, हजारीबाग है, या फिर रोहतास पठार है। बड़ा ही आसान प्रश्न है और कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया हुआ था। आप सभी अभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन बी, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और ये अमरकंटक है कहां पर, ये है आपके मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां से, तो यहीं पर है एक आपका मैकाल पर्वत है ना, मैकाल पर्वत से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये ऐसा जगह है जहां से 3 नदियां निकलती है अलग अलग दिशाओं में, और यहां से क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं। जैसे मान लो ये स्थान हो गया, ठीक है, तो यहां से पश्चिम की ओर निकलती है एक नदी जिसे नर्मदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं से उत्तर की ओर निकलती है जिसे सोन नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आप अवश्य ही यहां पर ध्यान में रखना। बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बहती हुई नदियां हमें दिखाई दे जाती है। ठीक, अब बात करें ये सोन नदी, तो सोन नदी जो है ये क्या है, ये है गंगा की सहायक, है ना, गंगा की ये सहायक नदी है। ठीक है, किधर से मिलती है गंगा में, तो दक्षिण से, है ना। अगर हम देखें तो दक्षिण से क्या करती है, ये गंगा में मिलती है ना, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहते हुए आकर ये गंगा नदी में मिलती है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई आप कितना जानते हो, कितना है इसकी लंबाई, तो आप सभी को पता होगा कि इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 784 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, क्लियर। अगर बात करें यहीं पर इसकी सहायक नदी की, तो कल हमने बात किया था कि रिहंद इसकी सहायक नदी है ना, रिहंद, और साथ ही साथ जो उत्तरी कोयल है ना, उत्तरी कोयल, ये दोनों इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी पर बनाया गया है एक बांध जिसे कहा जाता है डेहरी ऑन सोन। क्या कहा जाता है, डेहरी ऑन सोन। ठीक है ना, ये कब बनाया गया था, तो 1873-74 में, और अब यहां पर बना दिया गया है इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, कौन सा, इंद्रपुरी बैराज। तो पूछे कि इंद्रपुरी बैराज जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सोन नदी। क्या बताओगे, आप बताओगे सोन नदी। अगला देखो, अगला कह रहे कि बिहार की किस नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे कि बिहार की कौन सी नदी है जिसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, बताएं सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, चलो डी के साथ सब लोग जा रहे हैं, है ना। डी क्या है, फल्गु। बहुत बढ़िया, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फल्गु। लेकिन ध्यान रखना, फल्गु नदी जो है ये 2 धाराओं के मिलने से बनती है ना, 2 धाराओं के मिलने से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब ये 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, ये 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें से एक को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निरंजना। ठीक है, निरंजना को ही लीलाजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर लीलाजन रहे तब मत समझना कि ये दूसरा प्रश्न है, एक ही है। निरंजना को ही लीलाजन भी कहा जाता है, और दूसरी धारा जो है उसको कहते हैं मोहन, है ना, मोहन या मोहना। और जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है तब जाके फल्गु नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसी में से एक धारा कौन सी है, एक धारा है हमारी निरंजना,
और ये वही धारा है, ये वही नदी है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्लियर। तो ये नदी हमारी कौन सी थी? ये नदी जो थी वो थी हमारी निरंजना नदी। ठीक है, क्लियर। अब पूछे कि गया शहर जो है ना, गया शहर किस नदी के तट पर बना हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यहां पर लिख लेना कि गया जी शहर जो है वो बसा हुआ है फल्गु नदी के तट पर। कहां पर? फल्गु नदी के तट पर। ठीक, क्लियर। तो ये बात समझ लेना। दो यहां पर मोहन, मोहन, मोहना और मोहन है, तीनों ही नाम मिलता है इसके लिए, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये वो नदी है कि नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। अब आप सबको पता होगा कि इसी फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा क्या बना हुआ है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना हुआ है। ठीक है, रबर डैम बना हुआ है। ठीक, क्या कहा जाता है इसको? इसको क्या कहा जाता है आप सभी लोग बताएं। तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो भी आपके फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, है ना। अगर बात करें इसका, ठीक है, कि ये नदी जो है ये इसका संगम कहां पर होती है, तो ध्यान रखना कि ये नदी जो है मौसमी नदी है और इसमें वर्षा का पानी रहता है तब तो खूब पानी रहेगी, अन्यथा की स्थिति में ये जो हमारा टाल क्षेत्र है, कौन सा? टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र में ये नदी क्या हो जाती है? ये नदी विलीन हो जाती है ना। उसके आगे पता ही नहीं चलेगा कि नदी गई तो गई कहां। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, कांवर झील को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? कांवर झील जो है उसको पानी किस नदी से प्राप्त होता है? बताएंगे। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी या फिर कमला? कांवर झील आप सबको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। कौन? कांवर झील। तो कांवर झील के बारे में आप सभी को क्या याद रखना है? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है ये। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है ना, रामसर स्थल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और हमने बात की थी कि ये गोखुर झील बनता कैसे है, तो नदियों के द्वारा जब मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में गोखुर झीलों का निर्माण होता है। और ये गोखुर झील बना है तो किस नदी के मार्ग परिवर्तन से बना है? तो ये जो बना है ये बना है बूढ़ी गंडक के मार्ग परिवर्तन से। कौन सी? बूढ़ी गंडक के मार्ग परिवर्तन से। ये कांवर झील है कहां पर? जिला पूछ ले तो क्या बताओगे आप? बताओगे बेगूसराय जिला, है ना। कहां पर है? तो ये बेगूसराय जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये बातें आप सभी लोग यहां पर अवश्य ही ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि बिहार में नदियों के किनारे स्थित शहरों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, एक तरफ क्या दे रखा है? शहर, एक तरफ दे रखा है नदी। अब बताओगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है? तो चार ऑप्शन है, चार में से पूछा हुआ कौन सा गलत है, तो तीन सही होगा, एक इसमें क्या होगा? गलत होगा। तो बताएं इसमें से कौन सा गलत है? चले बी मुजफ्फरपुर, कोई ए कह रहा है कोई डी कह रहा है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि बिहार की कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी बड़ी कंफ्यूजन। और देखो मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, जगह कम है यहां बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा बिहार। ठीक, बीचों बीच से निकल गई गंगा नदी और पटना जो है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसमें भी कहां?
तो जो इसके द्वारा प्राकृतिक कगार बनाए गए हैं उसी कगार पर बसा हुआ है कौन सा? पटना। तो पटना कहां हो गया? गंगा के किनारे। घाघरा और छपरा दे रखा है, तो बिल्कुल है ना, ये अगर हम बात करें ये हो गई हमारी घाघरा नदी, और यहीं पर क्या है? छपरा। ठीक है, छपरा के रेविलगंज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो छपरा जो है ये घाघरा के तट पर बसा हुआ है, ये बिल्कुल सही है ना। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां से एक नदी निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से, और यहां जाके मिल जाती है गंगा से। ठीक है, और यहां पर शहर जो है वो क्या है हमारा? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जो है ये बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ, ये भी बिल्कुल सही है ना। उसके बाद यहां पर है गयाजी, और यहां से नदी निकलती है कौन सी? फल्गु। अभी हमने पढ़ा फल्गु नदी के तट पर गयाजी बसा हुआ है, तो सी भी सही है। बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा का दे रखा है कोसी। दरभंगा तो है भैया इधर, है ना, ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा? दरभंगा का हो गया। और कोसी ऐसे बहती है, तो क्या कोसी के तट पर दरभंगा हो सकता है क्या? तो ये जहां पर है ना, यहां से एक नदी निकलती है जिसे बागमती के नाम से जाना जाता है, और दरभंगा जो है ये बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है। बागमती, ना कि कोसी, इसलिए गलत जो है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया ऑप्शन डी। दरभंगा जो है ये कहां पर? तो ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करें कुछ अन्य। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी के तट पर कौन कौन सा है? तो अभी हमने देखा यहां पर पटना कहां बसा है? गंगा के किनारे। ठीक है, यहां पर ये हो गया मुंगेर, है ना, तो मुंगेर कहां पर है? गंगा के किनारे। ठीक, यहां पर है भागलपुर, तो भागलपुर पूछे कहां पर है? भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, फिर पूछा गया है एग्जाम में आप सभी से कि सोनपुर जो मेला लगता है, ये सोनपुर है ना जहां पर मेला लगता है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सोनपुर प्रसिद्ध हमारा पशु मेला है, और ये गंगा और गंडक के संगम पर लगता है ना। कहां लगता है? ये संगम पर लगता है, और संगम किसका? तो गंगा और गंडक का, है ना, गंगा और गंडक के संगम पर यह मेला लगता है। ये शहर जो बसा हुआ है वो गंडक के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। ठीक है, फिर बात करें यहां पर पूर्णिया नदी, है ना, माफ करना, पूर्णिया शहर, ये कहां पर? तो एक नदी है जिसका नाम है सौरा, है ना, सौरा नदी के तट पर बसा हुआ है पूर्णिया। ठीक, फिर बात करें सीवान की, कि सीवान जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये है दाहा नदी, है ना, दाहा नदी जो है, दाहा नदी के किनारे बसा हुआ है सीवान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अवश्य ही ध्यान रखना। विभिन्न शहरों को पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो कि कमला बलान दो अलग अलग धाराएं किस स्थान पर एक हो जाती हैं? ठीक है, कमला और बलान अलग अलग धाराएं हैं, दोनों एक हो जाती है, यानी कहां पर मिलती है ये आप सभी से पूछा गया है। जयनगर में, पिपरा घाट में, सकरी में, या फिर झंझारपुर में? बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा टफ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर कर रहे हैं तो कर ले रहे हैं, है ना, क्या पता एग्जामिनर का मूड घूम जाए, पूछ ले प्रश्न। चलो कंफ्यूजन में, लेकिन बी बहुमत है और बी यहां पर सही भी है। पिपरा घाट जो है ना, पिपरा घाट में कमला और बलान ये दोनों धाराएं आपस में क्या होती हैं? मिल जाती है। और ये पिपरा घाट है किस जिले में? तो ये है आपके मधुबनी जिले में, है ना, मधुबनी जिला जो है, मधुबनी जिला में अवस्थित है पिपरा घाट। यहीं पर दोनों नदियां जो हैं आपस में मिल जाती हैं। ठीक, अगर इसकी बात कर लें तो नेपाल से आती है कमला और बलान, दोनों ही कहां? नेपाल से आती है। उसके बाद संयुक्त रूप से ये कमला बलान कहलाती है जब ये मधुबनी में पिपरा घाट में आपस में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करें इस क्षेत्र की विशेषता, तो ये नदी जो है, जो ये क्षेत्र है वो बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये नदियां जो है बड़े स्तर पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, इस क्षेत्र में फैला देती है, जिस कारण से वहां पर विभिन्न प्रकार के फसलों को उत्पादित कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसे मिथिलांचल की जीवन रेखा भी कहा जाता
ये नदी की बात कर लें तो इसे मिथिलांचल की संस्कृति और साथ ही साथ मिथिलांचल की कृषि की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, मिथिलांचल की संस्कृति एवं कृषि की जीवन रेखा कह लिया जाता है किसको? कमला बलान को। ठीक है, बड़े आगे अगला देखो, कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अच्छा, पिपरा घाट से हैं प्रीति यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे कि बिहार की किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है? बहुत बढ़िया, इसके बारे में तो हमने कई बार पढ़ा, इसलिए गलती यहां पर होनी नहीं चाहिए। सही उत्तर क्या हो जाएगी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सोन नदी, है ना। कौन सी? सोन नदी। ठीक, कहां पर बना हुआ है? तो जो रोहतास है हमारा, ठीक है, रोहतास जिला जो है, रोहतास जिला में ये बना हुआ है। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज कब बना? तो 1960 के दशक में इसका निर्माण हुआ, है ना। 1960 के दशक में, यानी कि हम कह सकते हैं आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसी सोन पर है, अभी हमने पढ़ा है कौन सा? डेहरी ऑन सोन, है ना, डेहरी ऑन सोन। इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण जो किया गया है वो किया गया है ब्रिटिश काल में। कब किया गया है? ब्रिटिश काल में, 1873-74 में इसका निर्माण किया गया था। और बात करें इस बैराज की, तो दुनिया के सबसे बड़े बैराजों में से एक है ये, है ना। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, है ना, सबसे लंबी बैराज इसको मानी जाती है। और यहीं से निकाला गया है सोन नहर प्रणाली। क्या किया गया है? सोन नहर प्रणाली जो है यहां से निकाला गया है। दो नहरें हैं, एक को पूर्वी सोन नहर और एक को पश्चिमी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कब किया गया था? 1873-74 में इसका निर्माण किया गया था। और यह भी इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? यह बिहार पुलिस दरोगा में पूछा गया है, जिसका अब मेंस होने वाला है। ठीक है, और इसी डेहरी ऑन सोन की बदौलत यह हुई कि रोहतास जो है, रोहतास यहां पर चावल और गेहूं की सबसे ज्यादा, चावल व गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है ना। सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन किया जाता है। कहां पर? तो रोहतास जिले में, याद रखिएगा। और रोहतास को क्या कहते हैं? तो इसको हम चावल का कटोरा कह लेते हैं ना, चावल का कटोरा इसको कह लेते हैं। राइस बाउल ऑफ बिहार इज रोहतास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए उत्तर बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है? बताएं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा बताएं? नहीं होगी, साइंस की क्लास होगी, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सर ने बोला था पिछले के पिछले वीक ही शुरू करने के लिए, 2 सप्ताह निकल गया, अब क्यों नहीं हुआ एक बार मैं करूंगा बात। चलो एक के साथ पहले प्रश्न तो यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए उत्तर बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है? कोसी जो है ये तो भैया पहली प्रमुख हो गई, है ना, पहली प्रमुख हो गई, यानी कि ये मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर है। और जब भी मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर पूछे तो आप डायरेक्टली लगाओगे कोसी, लेकिन दूसरी भी तो पूछ सकता है। और जब दूसरी पूछे तो ऐसी स्थिति में लगाओगे आप बागमती, क्योंकि बागमती भी इससे कम थोड़े ना है। बागमती भी हर साल क्या करती है? बाढ़ लेकर आती है ना। ये भी क्या करती है? तो मार्ग परिवर्तन के लिए बड़ी मशहूर है। लेकिन कोसी के आगे इसका नाम आता नहीं है। लेकिन कोसी को जब हम हटा देंगे तब फिर यहां पर नाम जो आएगा वो बागमती का आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बागमती नदी जो है ये भी मार्ग परिवर्तन के लिए बड़ी मशहूर है। ठीक है, कौन कौन से जिले में ये बहती है ना, कौन कौन से जिले में ये बहती है तो आप सभी को पता होगा, है ना। एक तो हो गया हमारा कौन सा? मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो गया।
सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है। फिर यहां पर आप दरभंगा देख सकते हो। ये जो जिले हैं, इन जिलों में इसका प्रवाह अधिक रहता है ना, इन जिलों में इसका प्रवाह जो है ये अधिक रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली कोसी, उसके बाद पूछे तो आपकी बागमती यहां पर आ जाएगी, ठीक। अब बात करें कि ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है ना, बिहार में ये प्रवेश कहां से करेगी, तो एक जगह है ना, एक जगह है ना, कहां पर, सीतामढ़ी जिले में, है ना, कहां पर, तो जो सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला में, और उस जगह का नाम क्या है, उसका नाम है सोरवटिया। क्या नाम है, उसका नाम है सोरवटिया। तो सोरवटिया नामक स्थान पर ये क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये चूंकि बाढ़ लेकर आती है, तो इसके बाढ़ से बचने के लिए कई स्थानों पर तटबंधों का निर्माण भी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीतामढ़ी जिला के सोरवटिया में ये क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी, बागमती नदी। और अब आप कमेंट करके बताओगे कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, आज भी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ठीक। अगला देखो, बागमती नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है ये तो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया, है ना, ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, ठीक। तो इसमें तो कोई यहां पर डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा सोरवटिया, ठीक है ना। तो सोरवटिया कहां पर है, तो अभी हमने देखा ये है सीतामढ़ी जिला में। कहां पर, तो जो सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला में अवस्थित है सोरवटिया, और यहीं पर बागमती नदी जो है ये बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक। बात करें कि इसका उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे महाभारत श्रेणी। कहां, महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी कहां पर, तो नेपाल, है ना, नेपाल के महाभारत श्रेणी से ये निकलती है, और सीतामढ़ी के सोरवटिया से ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर सीतामढ़ी में एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा, पुनौरा धाम, सुना है। यहीं पर एक धाम है जिसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है, सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है, ठीक है, माता सीता की क्या है, जन्म स्थली है, और वो भी यहीं पर क्या है, अवस्थित है, सीतामढ़ी में, और इसी नदी के किनारे ये अवस्थित है, ठीक। अब बात करें इसका संगम, इसका संगम कहां पर होता है, अभी आप सभी से पूछा है ना, अभी आप सभी से पूछा, बताएंगे संगम, ठीक। तो आप देखोगे ना, तो अगर देखो कई सारी किताबों में अलग अलग चीजें दे रखी है, मैंने इसको गूगल मैप पर जूम करके देखा, और जूम करके देखने के बाद पता चला कि इसकी एक धारा जो है वो कोसी में मिल जाती है, और एक धारा जो है वो बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, ठीक है। तो एक धारा जो है कहां पर, तो कोसी में, और एक धारा जो है वो आपको बूढ़ी गंडक में मिलते हुए नजर आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, कि सकरी नदी का उद्गम कहां से होता है ना। सकरी नदी जो है, कौन सूतने जा रहा है भाई, हैं, सूते के बड़ा मन कर रहा बना, तो जिंदगी में सही सुतले रह जाई वालो। इतना गर्मी में बचवन बैठ के मेहनत कर रहा बड़ा सन, ये घड़ी तो हर गांव में लाइब्रेरी खुल गई बा, पढ़े लिखे कोनो टेंशन नहीं के, काहे कि ऑनलाइन क्लास खूब चल रहा बा, आ लाइब्रेरियो खूब खुलल बा, लाइब्रेरी में एसी वाईफाई दोनों फ्री बा, तो वहां बैठ के आराम से पढ़त रहे के बाद जितना हो सके उतना पढ़े के बा। लेकिन अगर सुतला लो तो फिर गईला लो, बुझाइल, तही से सूते के नहीं के, जितना हो सके उतना मेहनत करे के बा, काहे कि ई सोच के चले के कि एगो सीट खातिर 250 से 300 आदमी लड़ रहल बा, 300 आदमी पढ़ रहल बा, तो 300 में से एकलौता बने खातिर सूते कितना पड़ी, वो खातिर मेहनत करे के पड़ी, आज जितना मेहनत करी सिलेक्शन ओकरे उतना हुई, ठीक बानू, ठीक। अब एकर उत्तर देखल जाओ, सकरी नदी का उद्गम कहां से होता है,
ठीक है, कहां से होता है? आंसर तो मैंने देखा ही नहीं सुतने वाले पे मैंने जो डायलॉग दे दी 2-3। अगर इसकी बात करें तो ये कहां से निकलती है? ये निकलेगी झारखंड से। झारखंड में भी कहां? तो छोटा नागपुर के पठार से। अर्थात ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा यहां पर क्या होगा? सही होगा। छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर? तो अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में। पहले तो ये बिहार ही था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को, कब? 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होके एक राज्य के रूप में गठित होता है। ठीक है, बात करिए सकरी नदी जो है निकली यहां से, उसके बाद से बात करें इसका प्रवाह कहां कहां पर होगा। ठीक है, तो यहां से ये गया जी में प्रवेश करेगी, फिर नवादा, है ना, नवादा में बहेगी। ठीक है, उसके बाद से ये मुंगेर होते हुए बहती है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो इसे रामायण में एक अलग नाम से जाना जाता है। रामायण में इसे क्या कहा गया है? तो रामायण में इसे कहा गया है सूमागधी। क्या कहा गया है? सूमागधी। ध्यान रखना, अलग अलग सोर्सेज देखोगे तो सूमागधी सोन नदी के लिए भी मिलता है। कुछ सोर्सेज में देखोगे तो सोन नदी के लिए भी सूमागधी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर सोर्सेज में देखें तो इसी सकरी नदी के लिए रामायण में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि है आपका सूमागधी। ध्यान रखना, ठीक है, क्या चीज? सूमागधी। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो ये किस लिए हमारे महत्वपूर्ण है? तो ये बहती है हमारी पठारी क्षेत्रों में। पठारी क्षेत्रों में सिंचाई की ऐसे ही कमी है, तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंततः देखें तो ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है, और ये भी जाकर जो हमारा टाल क्षेत्र है, कौन सा? जो टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्र में ये नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, चूंकि इनके पास उतना जल होता नहीं है कि वो गंगा तक पहुंच पाए, टाल क्षेत्रों में जाकर अपना पूरा पानी यहीं पर बहा देती है और टाल क्षेत्रों में जाकर ये विलीन हो जाती है। अगला देखो कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कितना आसान प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलिए 445 के साथ जा रहे हैं सब, है ना, बहुत बढ़िया। बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई पूछे, है ना, कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 2525 किलोमीटर। और इसी गंगा नदी की जो मध्य मैदानी भाग है, कौन सा? मध्य गंगा का मैदान, तो मध्य मैदानी भाग है, इसी मध्य मैदानी भाग में अपना बिहार अवस्थित है ना। यहीं पर देखे तो क्या है? बिहार अवस्थित है। क्लियर है ना? बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अब बात करें कि ये नदी जो है बिहार में प्रवेश कहां से करती है? बिहार में अगर पूछ दे आप सभी से कि नदी प्रवेश कहां करती है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बक्सर जिला। क्या बताओगे? बक्सर जिला। और बक्सर जिला में भी स्थान देखे तो स्थान कौन सा है? चौसा, है ना। इसी चौसा में ये बिहार में प्रवेश करती है। और ये चौसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। और इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को अच्छे से कूट दिया था। तत्पश्चात हुमायूं से बदला लेने के लिए, है ना, माफ करना, शेरशाह सूरी से बदला लेने के लिए हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचेगा और फिर कन्नौज में, बेलग्राम में दोनों आमने सामने होंगे, फिर से युद्ध होगा और शेरशाह सूरी विजयी होगा। हुमायूं यहां से भाग जाता है, जंगलों में जाकर वो निवास करता है। तो बक्सर जिला में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। बिहार में लंबाई हमने देख लिया यहां पर कितना, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी के संदर्भ में याद रखना कि ये बिहार की अपवाह प्रणाली की, बिहार की अपवाह प्रणाली की आधार है। ठीक है, बिहार में अपवाह प्रणाली की आधार अगर कोई है तो गंगा नदी है, क्योंकि जो भी नदियां देखोगे
गंगा और उसकी सहायक नदियां ही यहां पर होगी। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग यहां पर ध्यान में रखोगे। फिर पूछा गया है कितने जिले से, तो बिहार के 12 जिले से होकर, ठीक है, बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, 12 जिलों से होकर ये क्या करती है, बहती है। ठीक है, इन 12 जिलों में अगर पूछ दे सर्वाधिक लंबाई, ये जो लिख रहा हूं ना ये सब पूछा गया प्रश्न है, तो सर्वाधिक लंबाई जो है, सर्वाधिक लंबाई जो है वो है आपके पटना में। कितना है, तो लगभग 99 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, तो इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है, पटना में है, याद रखना। ठीक, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, बक्सर, भोजपुर, सारण या फिर रोहतास। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, बताएं, बक्सर, भोजपुर, सारण या फिर रोहतास। ठीक है, अभी अभी तो हमने पढ़ा, आंसर तो आपका वहीं से निकल जाएगा, आंसर आपका वहीं से निकल जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बक्सर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बक्सर। और बक्सर में भी जगह कौन सा है, तो जगह है आपका चौसा। ठीक है, उसके बाद से पूछे अंतिम जिला, है ना, कि अंतिम जिला कौन सा है। 12 जिलों से होकर बहती है, तो 12वां जिला कौन सा है, तब क्या बताओगे, तब बताओगे आप कटिहार, है ना। कटिहार में ये झारखंड और बिहार की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कटिहार में ये क्या करती है, बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है। ठीक है, बिहार और झारखंड की सीमा, ठीक है, झारखंड की ये क्या करेगी, सीमा बनाएगी, और सीमा बनाते हुए ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, वेस्ट बंगाल में ये प्रवेश कर जाएगी। क्लियर है ना, ये बातें आप सभी को समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, कि मोरहर और दरघा किसकी सहायक नदियां है ना। प्रश्न क्या है कि मोरहर और दरघा किसकी सहायक नदियां है, पुनपुन की, फल्गु की, सोन की या फिर सकरी की, बताएंगे। मोरहर और दरघा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, क्या हो जाएगा। चलो, कोई ए कह रहा है और कोई डी, है ना। हमने तो कल सहायक नदियों के बारे में चर्चा किया था, और हमने ये पढ़ा था कि ये जो नदियां हैं ये पुनपुन नदी की सहायक है। किसकी, पुनपुन नदी की सहायक है। ठीक है, ये दोनों नदियों की बात करें, ये दोनों ही छोटी नदियां हैं। ठीक, पुनपुन नदी की जो दाहिना तट होता है, दाहिना तट में आकर, दाहिना तट पर आकर इस नदी से ये मिल जाती है। बात करिए बहती कहां पर है, तो औरंगाबाद और औरंगाबाद के साथ साथ गया जिला जो है, इनकी मैदानी क्षेत्र जो है यहां पर ये नदियां बहती है। वही बात करें पुनपुन की, तो पुनपुन नदी को भी हम पवित्र मानते हैं। ठीक है, पुनपुन नदी को भी हम क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, और पितृपक्ष की बात करें तो पितृपक्ष के दौरान इस नदी में भी कई सारे लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। मुख्य नदी कौन सी है, फटाफट कमेंट करके बताओ। लेकिन इस नदी के तट पर भी जाकर लोग वहां पर भी स्नान किया करते हैं। यही नहीं, मैंने देखा है कई सारी नदियां, है ना, अब तो लोगों में आस्था इस प्रकार की हो चुकी है कि भैया किसी भी नदी में जाओ, आराम से वहां पर स्नान कर लो, ध्यान कर लो, अपने पूर्वजों को याद कर लो, सब कुछ हो गया। ठीक है, मूल नदी हमारी कौन सी है, मूल हमारी फल्गु है, लेकिन पुनपुन में भी लोग जाकर यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं। ठीक है, यहां पर पूछा गया है क्या चीज, कि पुनपुन जो है गंगा नदी से कहां मिलती है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक है गंगा की, है ना। और कहां पर, तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो फतुहा है, फतुहा में क्या हो जाता है, गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो,
कि बिहार की वह नदी जो नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है। कल हमने पढ़ा है, बताओ फटाफट। बिहार की वह नदी जो नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है कौन सी है? तो हमने एक नदी के कई सारे नाम देखे थे, है ना, कई सारे एक नदी के हमने नाम देखे थे, और वो नदी जो थी वो कौन सी थी? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। सभी लोग यहाँ पर डी के साथ जरे, अच्छा कुछ ए वाले भी हैं, ए वाले नहीं, है ना, हमने पढ़ा था कौन सी? गंडक नदी, है ना, गंडक नदी की कई सारी हमने नाम देखा था, जिसमें से एक नारायणी भी थी, तो नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था इसको सप्त गंडकी भी कहा जाता है, ठीक है, सप्त गंडकी, ठीक है, इसी को काली गंडकी भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को काली गंडकी भी कहा जाता है, इसी को सालीग्रामी भी कहा जाता है। कौन सी? सालीग्रामी कहा जाता है। इसी नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदा नीरा भी कहते हैं, ठीक है। बात करें ये गंडक नदी जो है ये बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? बिहार में प्रवेश तो कल की कक्षा में हमने पढ़ा हुआ है, कहां पर करेगी? तो बिहार में ये प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर में। कहां पर? तो वाल्मीकि नगर जो है, वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। और वहां पर हमने देखा था कौन सा? तो भैंसा लोटन नामक स्थान, वहीं पर ये क्या करेगी? बिहार में प्रवेश करेगी, ठीक है। वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? त्रिवेणी, और त्रिवेणी घाट पर, वहीं पर इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है, और वहीं से एक नहर प्रणाली निकाली गई है जिससे त्रिवेणी नहर प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार के टाल क्षेत्र में कौन सी नदी विलीन हो जाती है? पुनपुन, फल्गु, सकरी या फिर उपरोक्त सभी? बताएंगे। टाल क्षेत्रों में कौन सी नदी जो है वो विलीन हो जाती है? क्या हो जाएगा? देखो अभी हमने पढ़ा पुनपुन के बारे में, ये भी टाल क्षेत्र में जाकर विलीन हो जाती है ना। फल्गु भी जाकर टाल क्षेत्र में, चूंकि ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी आपकी पठारी नदियां हैं, है ना, सारी की सारी आपकी पठारी नदियां हैं। और जितनी पठारी नदियां हैं वो सब की सब किस प्रकार की? तो मौसमी नदियां हैं, सीजनल रिवर है। अर्थात जब वर्षा का मौसम होगा तब इसमें खूब भर भर के पानी होगा, और अभी के टाइम पीरियड में देखें तो ये लगभग सूखने जैसी इसकी स्थिति हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये जो बिहार है ना, बिहार में जो हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी के जस्ट दक्षिण में गंगा नदी के द्वारा प्राकृतिक कगार का निर्माण किया गया। ये क्या हो गया? तो यहां पर प्राकृतिक कगार यानी प्राकृतिक बांध जो है, प्राकृतिक बांध का निर्माण यहां पर किया गया है। और इस प्राकृतिक बांध के कारण यहां जो दक्षिण बिहार से आकर नदियां यहां पर मिलती हैं, इनमें एक विशेषता देखने को मिलती है जिसे कहते हैं पीनेट प्रवाह प्रणाली। याद है आप सभी को? पीनेट प्रवाह प्रणाली, ठीक है। ये पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या है? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें नदियां सीधे आकर गंगा में नहीं मिल पाती, चूंकि यहां पर बांध है, तो यहां से ये नदी गई डायरेक्टली, बांध ये मिलने दे नहीं रहा, तो इधर से गंगा नदी बह रही है और ये बांध इसको क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है कि गंगा नदी के समानांतर कुछ दूर चले, और जब जगह मिले तो ये जाकर गंगा नदी में मिल जाए। तो ये नदियां जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो दक्षिण बिहार की नदियां है, जिसमें पुनपुन, फल्गु, सकरी ये सारी नदियां हैं। इन सबकी विशेषता क्या है? पीनेट प्रवाह प्रणाली है, ठीक है। और ये कब होता है? तो जब यहां पर वर्षा का मौसम होता है, लेकिन जब वर्षा होगा ही नहीं तो इसके जस्ट दक्षिण में हमने एक क्षेत्र देखा जिसे हम क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र। ये हमने पढ़ा ये क्या है? तो ये जल निमग्न क्षेत्र है, ठीक है। वर्षा काल में जल से भरा रहता है, और जब जल निकल जाता है तो यहां पर दलहन की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, ठीक है। तो ये नदियां जो है ना यहीं पर जाकर इसी में विलीन हो जाती है। अब सोचो यहां से एक आपने नाला बनाया, ठीक है, और एक मेन नाला है, एक मेन नाला है। यहां से आपके घर की नाला ऐसे डायरेक्टली जाके कहां आपको दिख रहा है कि इस नाले में जा रही है पानी, लेकिन ये नाले में पानी ना मिलकर ये पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा भर गया इधर पानी। अब आपका नाला यहां पर गया और जाकर यहां से कहां गायब हो गया? पता ही नहीं चल रहा, है ना, पता ही नहीं चल रहा। वही चीजें आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी,
ठीक है। तो जितनी पठारी नदियां हैं, सोन नदी है इसमें पानी रहता है, बाकी अन्य जितनी भी नदियां हैं उन सब में यहां पर कम पानी रहता है, जिस कारण से ये सारी नदियां जो है वो टाल क्षेत्रों में जाकर विलीन हो जाती है। कहां? टाल क्षेत्रों में जाकर विलीन। चलिए अब ठीक है। जिस नेट से कनेक्ट था उसकी स्पीड कम हो गई तो हमने दूसरा कर दिया। बहुत ऑप्शन है इंटरनेट का अपने पास, है ना, 3 3 वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक कहां से होगा भैया? अच्छा 13 का। तो जो पीछे चल रहे हैं वो लाइव पर क्लिक करके लाइव हो जाए। ठीक। अगर बात करें यहां पर अलग करने वाली नदी, है ना, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? अगर हम देखें तो ये हो गया अपना प्यारा बिहार, ठीक है। और यहां से निकल रही है बीचों बीच से गंगा नदी, ठीक। और एक नदी यहां से ऐसे आ रही है जिसे हम सोन के नाम से जानते हैं, है ना। कौन सी? सोन नदी। और सोन नदी के इधर का जो एरिया है ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कैमूर का पठार, ठीक है, कैमूर का पठार। और इधर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, है ना। और ये भाग किसका है? तो ये है छोटा नागपुर के पठार का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? छोटा नागपुर का पठार। और इन दोनों को अलग करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी सोन नदी। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाले सारे यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो कि बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए बहुत बढ़िया। 1954 में समझौता हो गया था, 1955 में शिलान्यास हो गया, है ना। और उसके बाद से इसका निर्माण किया गया, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है वर्ष 1954, ठीक। पूछा गया है ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये बना किस पर है? तो ये बना है कोसी नदी पर, ठीक है। कहां पर बना है? तो कोसी नदी पर। और अगर पूछे ये किसकी संयुक्त परियोजना है ना, संयुक्त परियोजना किसकी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भारत प्लस नेपाल, है ना। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ किसको? तो भारत को भी मिलता है और नेपाल को भी मिलता है। इसके तहत हमने बांध बनाई हुई है, कंक्रीट की बांध। कहां पर? तो वो हमने बनाया हुआ है हनुमान नगर में। कहां पर? तो हनुमान नगर, ठीक है। कहां पर? तो हनुमान नगर, ठीक। हनुमान नगर है कहां पर? तो यह नेपाल में, है ना। देखा जाए तो बिहार नेपाल के बॉर्डर पर है। वहीं हनुमान नगर में हमने एक कंक्रीट का बांध बनाया है। और उसके तहत देखा जाए ये बांध जो बन गया था, ठीक है, 54 में समझौता हुआ, 55 में काम शुरू हुआ और 1963 में ये बांध जो है ये बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने नहरें निकाली, ठीक है। एक को पूर्वी कोशी नहर, एक को पश्चिमी कोशी नहर कहा जाता है। और ये परियोजना उस नदी पर है जिससे बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि हर साल ये क्या करती है? बाढ़ लाती है। तो हमने एक्स्ट्रा पानी जो हुआ उसको हमने रोक लिया और नहरों के माध्यम से हमने सिंचाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इसको भेज दिया, ठीक है। यहां से एक नहर नेपाल को भी गई हुई है, यहां से जो बिजली बनता है नेपाल को भी हम देते हैं और हमारा अपना भी इस पर काम चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अभी अभी हमने पढ़ा, तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होनी नहीं चाहिए। गंगा नदी की अगर बात कर ले तो ये बिहार के 12 जिलों से,
है ना। बिहार के कितने, तो 12 जिलों से ये होकर बहती है। ठीक है, बिहार के 12 जिलों से, और 12 जिलों में देखा जाए तो कितनी लंबाई, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई देखी जा सकती है। अगर बात करिए 12 जिले कौन कौन से अगर पूछ दे, है ना, तो यहां पर लिख लेना बक्सर, ठीक है, फिर देखे तो भोजपुर, फिर सारण, फिर पटना, फिर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली। वैशाली के बाद यहां पर समस्तीपुर, ठीक, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर मुंगेर, ठीक है ना, फिर हो जाएगा यहां पर खगड़िया, ठीक, फिर हो जाएगा भागलपुर, और सबसे लास्ट में हो जाएगा कटिहार। ठीक है, तो पहला इसमें कौन हो गया, पहला हो गया बक्सर, यहां पर ये करेगी प्रवेश, ठीक है, और यहां से ये ले लेगी एग्जिट। ठीक है, और टोटल जिले जो है इसकी संख्या है 12। ठीक, इसमें पटना में देखा जाए तो इसकी सर्वाधिक लंबाई है ना, पटना में क्या हो गया, तो सर्वाधिक लंबाई कितना, तो 99 किलोमीटर इसकी लंबाई यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरी सबसे लंबी देखे तो बेगूसराय जिला आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। ये तो हमने अभी अभी देखा है ना, कि बिहार के किस जिले में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहां पर आपका रिपीट हो रहा है। तो अभी हमने देखा क्या चीज, हमने देखा यहां पर पटना, है ना, कितना, तो पटना में इसकी लंबाई जो है वो है आपका 99 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर देखिए तो कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक, अब बात करें पटना जो है वो गंगा के किस तट पर, है ना, ये बसा हुआ है। तो नदी इधर से आ रही है ना, और पटना कहां पर है, इस पार है, यानी कि दाहिने तट पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गंगा के दाहिने तट पर, दाहिने तट पर पटना क्या है, स्थित है। क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। तो पटना शहर जो है वो गंगा के दाहिने तट पर क्या है, स्थित है। ठीक है ना, क्लियर है। यहीं पर देखा जाए तो इसी नदी पर बना हुआ है गंगा सेतु, है ना, जिसे गांधी सेतु भी कहा जाता है। तो गांधी सेतु इसका ज्यादा सही नाम हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी सेतु जो है वो इसी पर बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु, जो कभी भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, यही पटना में था, गंगा नदी पर हुआ करता था। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर में सबसे पूर्वी सहायक नदी है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर में सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यानी कि मैप पर अगर देखने का प्रयास करें तो ये पूछ रहा है, जैसे ये हो गई हमारी गंगा नदी, और उत्तरी भाग में, इस भाग में सबसे पूर्वी सहायक नदी, यानी कि यहां की बात हो रही है। और यहां पर नदी कौन सी है, यहां पर जो नदी है वो है महानंदा नदी। कौन सी, महानंदा नदी, अर्थात बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो समय हो चुका है समाप्त, इसलिए आज का ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। कितना आसान होमवर्क आ गया। चलो, होमवर्क है आज कि बागमती नदी का संगम किस नदी के साथ होता है। ठीक है, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी या फिर कमला। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी क्या करना, आंसर देना। बाकी अगली सेशन जो होगी इसके अगले टॉपिक, चूंकि ज्योग्राफी जो है वो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो कल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, तो ये टॉपिक आप सभी लोग देख के आना। कल के जितने भी टॉपिक होंगे वो यहां से होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे यहां से होंगे। यहां से जितने प्रश्न बन सकते, जितने वैरायटी के बन सकते, वो सारे प्रश्न यहां पर करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है।
तो चलिए फिर करते हैं यहीं पर सेशन का समापन। बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। ठीक, कोई डाउट रह गया हो तो वो भी अवश्य ही बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।